हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हिंदी में कहते हैं अभयारण्य। ठीक है, तो अभयारण्य क्या होते हैं, सेंचुरीज क्या होती हैं, ये मैं आपको पिछले पार्ट में भी बता चुकी हूँ कि ऐसे एरियाज जहाँ पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट रखा जाता है। मतलब जहाँ वो रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उस फॉरेस्ट एरिया को ही गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर देती है ताकि कोई वहाँ पर शिकार ना कर सके और उन एनिमल्स को कोई हानि ना पहुँचा सके। तो वो अपने हैबिटेट में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो उस एरिया को कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और ऐसी बहुत सी सेंचुरीज हैं हमारे इंडिया में जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्टेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे एरिया में रखा जाता है जहाँ पर उनके रहने के लिए, उनके जीवित रहने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो वहाँ पर उनकी पूरी होती हैं। उनको जैसा क्लाइमेट चाहिए, जैसी कंडीशंस उनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो सब वहाँ पर पूरी की जाती हैं। माधव और उन्हें ये भी नहीं लगता कि हम किसी पिंजरे में कैद हैं या उनको कोई बंदिश महसूस होती है। नहीं, जैसे वो फ्री रहते हैं, बिल्कुल अपने नेचुरल हैबिटेट है उनका वो, तो उन्हें लगता ही नहीं कि वो किसी पिंजरे में है, या क्योंकि वो पिंजरा होता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वे रहते हैं वहीं पे बस उनकी देखभाल की जाती है, उनकी देख रेख रखी जाती है ताकि कोई उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसे एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। So sanctuaries are the places where killing or capturing of animals is strictly prohibited. Prohibited मतलब बंद है बिल्कुल। जो है वहाँ पर मना है कि आप किसी एनिमल को मार नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, तो उनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स, थ्रेटन्ड मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको ज़्यादा खतरा है, जैसे ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनासोर एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इनका शिकार करते हैं, क्योंकि इनसे उन्हें कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो ऐसे एनिमल्स को ज़्यादा सेंचुरीज में प्रोटेक्ट किया जाता है। उसी तरह फिर देन चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू जू। आपने जू के बारे में भी सुना होगा, देखा भी होगा, चिड़ियाघर जिसको आप कहते हैं। तो आप कहोगे वहाँ भी तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन नहीं, जू में जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो एक तरह से आर्टिफिशियल हैबिटेट में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। दैट इज़ नॉट देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है, वहाँ उनको पिंजरे में रखा जाता है, खाना दिया जाता है, वहाँ वो अपने नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी पाते। ठीक है, तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यही फ़र्क है कि जू जो है वो आर्टिफिशियल हैबिटेट है, कृत्रिम आवास है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक आवास है। उसके बाद सेकंड जो प्रोटेक्टेड एरिया हमारे आते हैं वो है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इनका एरिया ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा वैरायटी को प्रोटेक्ट करते हैं, एक तो ये फ़र्क है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, उस एरिया के अंडर आने वाले प्लांट्स को भी वहाँ प्रोटेक्टेड किया जाता है, मतलब उनको भी कोई नहीं काट सकता। तो उसमें उस एरिया के अंडर आने वाली कोई भी बिल्डिंग्स हैं, कोई लैंडस्केप्स हैं। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पर दे प्रिजर्व फ्लोरा। मैंने आपको बताया था फ्लोरा होता है वेजिटेशन, प्लांट्स जो वहाँ पे पाए जाते हैं। फौना मतलब वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स, लैंडस्केप। ठीक है, एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, वहाँ पे कोई किला है, कोई इमारत है बहुत पुरानी, तो एनिमल्स के साथ साथ उन सब चीज़ों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे ही एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है, दैट इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। पहला जो नेशनल पार्क है इंडिया का जो बनाया गया, दैट इज अ सतपुड़ा नेशनल पार्क।
Okay, and finest Indian teak is found in this forest. सागौन के पेड़ यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, जिसकी लकड़ी बहुत अच्छी यूज होती है फर्नीचर के लिए। ठीक है, इसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क में बहुत से रॉक शेल्टर्स भी है, चट्टानों के घर, चट्टानों की गुफाएं। पहले जो प्राचीन समय में जब ह्यूमन आदमी वहाँ पर रहते थे जंगलों में, तो वो चट्टानों की गुफाओं में ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, घर नहीं होते थे जब उनके पास, तो वो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है उस एरिया में। रॉक पेंटिंग्स वहाँ पर बहुत सी पाई गई हैं। 55 रॉक शेल्टर्स वहाँ पर पाए गए हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, पंचमढ़ी में। ठीक है, तो इनको भी, मतलब जो रॉक पेंटिंग्स हैं, जो पिछली पुरानी रॉक शेल्टर्स हैं, उनको भी इनमें प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनको कोई हानि ना पहुंचाए। उसके बाद बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया लेसन के शुरू में कि बच्चे यहाँ पर घूम रहे थे प्रोफेसर अहमद के साथ, तो उन्होंने आगे एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो माधव जी जो प्रोफेसर थे बच्चों को बताया कि ये एक टाइगर को रिजर्व करने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एरिया जो है वो बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है? क्योंकि टाइगर पहले तो बहुत अधिक संख्या में होते थे, लेकिन धीरे धीरे आदमी ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। तो अब ये जो टाइगर स्पीसीज है, ये इनकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, और अगर इनको बचाया न गया तो आने वाले समय में टाइगर खत्म हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए इंडिया ने, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। ये 1972 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंडर इसका एम था कि टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करना और उसको बढ़ाना, टाइगर को प्रोटेक्ट करना, उसके शिकार को रोकना। तो उसी के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। तो ऐसे ही एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जहाँ केवल और केवल टाइगर्स को प्रिजर्व किया जाता है। Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest, but the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in population of tiger has been seen here. तो इनकी संख्या कम होती जा रही थी, लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जब उनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया गया तो धीरे धीरे टाइगर्स की संख्या बढ़ना भी शुरू हो गई। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफलोज एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। पहले सतपुड़ा नेशनल पार्क में ये सभी एनिमल्स भी पाए जाते थे, लेकिन फिर पूरी तरह से ध्यान जो था वो टाइगर पे ही दिया गया और स्पेशली उसको टाइगर के लिए प्रोटेक्ट कर दिया गया। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल that they might face extinction are known as endangered animals। अब ध्यान से सुनो, ऐसे एनिमल्स जिनकी संख्या एक निर्धारित लेवल से, एक फिक्स लेवल से कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, जैसे मैंने बताया टाइगर, जितने टाइगर होने चाहिए, ठीक है, एक लेवल है कि इतने होने चाहिए, उससे कम जब होना शुरू हो जाती है तब ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड एनिमल्स, हिंदी में संकटापन्न जंतु, जिन पे संकट आ चुका है, जिन पे डेंजर आ चुका है, मतलब अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एनिमल्स हुज नंबर्स, ऐसे एनिमल जिनकी संख्या आर डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, कम हो रही है, लगातार कम हो रही है संख्या, टू अ लेवल, एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है कम होते होते, दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं धरती से। ठीक है, कि ऐसे एनिमल्स जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है धीरे धीरे कि वो एक दिन धरती से ही खत्म हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, लाइक टाइगर। टाइगर इज एंडेंजर्ड, खत्म होने वाले में है, तो इसको बचाना जरूरी है। ठीक है, तो
ये डेफिनेशन है व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, कि वो एक्सटिंक्शन को फेस कर सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, आर एंडेंजर्ड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो धरती से खत्म हो चुके हैं, हमने सिर्फ उनको टीवी में देखा है, किताबों में पढ़ा है, उनके फोटो देखे हैं, लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा। जैसे कि बताओ, सोचो, एक ऐसा एनिमल है जिसके बारे में आपने सुना है, टीवी में भी देखा होगा, लेकिन आपने उसको रियलिटी में नहीं देखा, और वो अभी नहीं है, बहुत साल पहले, करोड़ों मिलियन वर्ष पूर्व वो धरती पर था, लेकिन अब नहीं है। डायनासोर, डायनासोर सुना है ना, डायनासोर। तो डायनासोर अब धरती से खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, और ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, सो डायनासोर इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, हिंदी में विलुप्त प्रजाति इनको कहते हैं। तो डायनासोर की तरह ही एक और है डोडो। डोडो पक्षी भी धरती से खत्म हो चुका है। तो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ डायनासोर के, आपने देखा होगा टीवी में। ये तो कई लाखों करोड़ों मिलियन साल पहले, जब धरती पर कुछ भी नहीं था, तब ये डायनासोर ऐसा माना जाता है कि थे धरती पर, और खुदाई में इनके अवशेष भी मिले हैं। तो इतने विशाल इनका जो था वो शरीर होता था। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऐसे ही अगर टाइगर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो टाइगर भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। और जो टाइगर है दैट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज। आगे आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, ये डायनासोर तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो उनके खुदाई करते वक्त उनके अवशेष मिले हैं, उसी से पहचान की गई है कि उनकी बॉडी ऐसी हो सकती है। और ये है डोडो। डोडो ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब धरती पर नहीं पाया जाता। डोडो एक पक्षी है, एक बर्ड है। ठीक है, DODO इसकी स्पेलिंग है, डोडो। तो दो एक्सटिंक्ट स्पीसीज मैंने आपको बताई, वन इज डायनासोर एंड सेकेंड डोडो। DODO, डोडो। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज। माधव जी tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. छोटे एनिमल्स को ज़्यादा खतरा है बड़े एनिमल से कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सांप, फ्रॉग, लिजर्ड, छिपकली, चमगादड़। ठीक है, तो ये सब, अगर ये ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे जीव हैं तो इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, चाहे कोई कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। हर जीव हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, वो एक फूड चेन को बनाए रखता है, जिसके कारण हमारा सिस्टम चला हुआ है। जैसे कि अगर कोई एक भी कड़ी मिस हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारितंत्र। मतलब एक ऐसा एरिया कह सकते हैं इसको, जहाँ पे प्लांट्स भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, ये सब मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं, क्योंकि लिविंग के बिना नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के बिना लिविंग कंपोनेंट्स नहीं रह सकते। एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं और एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे समुद्र ले लो आप, सी। ठीक है, दैट इज अ इकोसिस्टम, उसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, और रॉक्स भी है, चट्टाने भी हैं समुद्र के अंदर, पानी भी है। तो लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट सब इकट्ठे रह रहे हैं, तो दैट इज एन इकोसिस्टम।
ठीक है। अब इकोसिस्टम में गड़बड़ कैसे हो जाती है, जैसे अगर हम सोचें कि लोग जो है वो सांपों को मारे जा रहे हैं, जहाँ पे दिखा वहां पे मार दिया, तो आप बोलोगे फायदा ही तो है, नुकसान क्या है इसमें अगर सांपों को मार दिया, क्योंकि सांप हमें काट सकते हैं, ठीक है, पॉइजनस होते हैं। लेकिन इससे भी हमारा नुकसान है। अगर हम सारे ऐसे सांपों को मारते रहे तो एक दिन सांप भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सांप खत्म हो जाएंगे तो चूहों और मेंढकों को खाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। चूहों की संख्या बढ़ जाएगी, चूहों की संख्या बढ़ जाएगी तो चूहे कितना नुकसान करेंगे, हमारी सारे अनाज को, फसलों को खा जाएंगे। अनाज और फसलों को खा जाएंगे तो उनके ऊपर जो छोटे छोटे कीट पतंगे, जीव डिपेंड रहते हैं, वो भी मर जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी फूड चेन ही गड़बड़ा जाएगी। अब जैसे कि शेर है, शेर हिरन को खाता है, ठीक है, हिरन घास खाता है। अब अगर सारे शेरों को ही मार दिया जाए, शेरों को ही मार दिया जाए, तो हिरनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। हिरनों की संख्या बढ़ जाएगी तो हिरन जो है वो सारी ग्रास, प्लांट्स, वनस्पति को खाते जाएंगे और वो एरिया जो होगा वो पूरा मरुस्थल बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, प्लांटेशन ही नहीं रहेगी, वेजिटेशन ही खत्म हो जाएगी उस एरिया पे। तो इससे भी तो नुकसान हो रहा है पूरा इकोसिस्टम। मतलब एक बैलेंस बना होता है कि एक को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, और एक चेन बनती रहती है जिसको फूड चेन कहते हैं। और इस फूड चेन का अगर एक भी पार्ट मिस हो गया तो सारा चेन ही टूट जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, हमारा पूरा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हर जीव की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक। अब ऐसी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड हैं, एंडेंजर्ड मैंने आपको बताया, एंडेंजर्ड ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं जिनको खतरा है, जिनकी संख्या कम हो रही है और वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब हम पता कैसे लगाएंगे कौन सी स्पीसीज किस एरिया में, कौन सी स्पीसीज को खतरा है, वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया गया है और उस रिकॉर्ड को कहा गया है रेड डाटा बुक, ठीक है। जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उस बुक में रिकॉर्ड उनका रखा गया है, किस एरिया में है, कितनी संख्या है, पहले कितनी थी, अब कितनी बची, कितनी कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है, वो सब रिकॉर्ड उस बुक में रहता है। तो प्लांट्स के लिए अलग रेड डाटा बुक है, एनिमल्स के लिए अलग है, अलग अलग बुक्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। सो रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड of all the endangered animals and plants. नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रवास। माइग्रेशन क्या होती है, आपने देखा होगा खासकर सर्दियों के मौसम में या कुछ एरिया में गर्मियों में भी कुछ नए पक्षी हमारे आसपास होते हैं, खासकर जहाँ पर पानी वाली जगह है वहाँ पर कुछ नए ही पक्षी देखने को मिलते हैं जो हमें पूरा साल नहीं देखने को मिलते, लेकिन कुछ जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं हमें देखने को मिलते हैं और फिर 2-3 महीने रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। वो नए पक्षी क्या हैं, वो हमारे मेहमान हैं। वो एक्चुअल में जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया के नहीं हैं, वो बहुत दूर देशों से उड़ के आए होते हैं। क्यों आए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट जब बहुत ही ठंडा हो जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो उन पक्षियों को वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तो वो इतना हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके उड़ के यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिवली ठंड कम होती है। यहाँ पर फिर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने अंडे देते हैं, फिर वो अंडों से बच्चे निकलते हैं, उनका पालन पोषण अच्छे मौसम में, अच्छे क्लाइमेट में हो जाता है। जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा तो वो उड़ के वापस चले जाते हैं अपने एरिया में जहाँ पर ठंड जब थोड़ी कम हो जाती है। अगले साल फिर आते हैं, मतलब छुट्टियां बिताने यहाँ पर आते हैं, ऐसे समझ लो। जब उनके एरिया में बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो वो छुट्टियां बिताने यहाँ आ जाते हैं। मतलब यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो एक से जगह दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह मतलब जाते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना कुछ टाइम के लिए। और ऐसे बर्ड्स को कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके ये आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स इनको कहते हैं।
अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं तो हो सकता है आपने देखे हों कभी। ये ऐसे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कंट्री से ये आए होते हैं। ये ठीक है, ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, खासकर पानी में ये दिखाई देते हैं, पानी के आसपास वाली जगह पर ये। ठीक है, सो दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स और इस प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन। देन रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब कागज का पुनः चक्रण। आपको पता है कि अगर 1 टन कागज बनाना है तो उसके लिए 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। तो सोचो कि पेपर बनाने के लिए इतने पेड़ों को काटा जाता है और हम पेपर को कैसे वेस्ट करते हैं। कभी उसके जहाज बना के उड़ा रहे हैं, कभी खिलौने बना रहे हैं, जरा सी कोई गलती हुई, दे पेज को फाड़ा, फेंका डस्टबिन में। तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर हम पेपर की बचत करेंगे तभी हम पेड़ों को बचा पाएंगे, तभी तो पेड़ बचेंगे। पेड़ों से ही तो पेपर बनता है, पेड़ कम कटेंगे। ठीक है, तो हमें पेपर पहले तो कम यूज़ करना चाहिए और दूसरा पेपर को रीयूज़ करना चाहिए अगर आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। और पेपर रिसाइकल करने के लिए फैक्ट्रियों में जब जाता है और रिसाइकल होकर आता है तो हमें उस रिसाइकल्ड पेपर को यूज़ करना चाहिए, पुनः चक्रित पेपर। ठीक है, तो इस तरह से हम फिर पेड़ों को बचा सकते हैं। देन व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन। हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा हो गया रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना। तो रिफॉरेस्टेशन क्या हुआ? पेड़ों को लगाना। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी अर्थ को और अपने वर्ल्ड को बचा सकते हैं और अल्टीमेटली खुद को बचा सकते हैं अगर हमें जिंदा रहना। तो अगर पेड़ काटने भी पड़ रहे हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि जितने पेड़ काट रहे हैं उससे डबल हम लगाएं। रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी होती है, अपने आप भी कई बार पेड़ उग जाते हैं, जंगलों में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है। जिस स्पीड से काटे जा रहे हैं वन, हमें उससे डबल स्पीड से उनको लगाना भी है, दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर आपका ये लेसन खत्म होता है। थैंक यू।